हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है देव क्लासेस में। और आज हम आए हैं सामान्य विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। जो अभी आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है आने वाला है, या फिर जो अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो आइए इन क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इसलिए ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एकदम वीवीआई है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि जो धोने वाला सोडा है, धोवन सोडा जिसका नाम होता है, उसे हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। और जो हमारा खाने वाला सोडा हो गया उसे क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसकी ये ट्रिक है फ्रेंड्स, हमें ऐसे याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा, और सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई मतलब क्या होता है, खरीदना। तो जो हम लोग खरीद के खाएंगे, बाई करके खाएंगे, वो हो गया खाने वाला सोडा। और जो बिना बाई किए हुए खाएंगे वो क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा। और जो खरीद के खाएंगे, बाई करके खाएंगे, बाइकार्बोनेट, वो हो गया खाने वाला सोडा, ठीक है। तो हमेशा इसे याद रखना है। वॉशिंग सोडा यानी कि धोवन सोडा का क्या नाम हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, और खाने वाले सोडे का क्या नाम हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये हमेशा याद रखेंगे कि खाने वाला सोडा कभी भी क्या करेंगे, खरीद के खाएंगे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। अब चलिए आगे चलते हैं। भारी जल का रासायनिक नाम, तो ये जो हमारा भारी जल है इसका रासायनिक नाम हो जाता है डोरेंटियम ऑक्साइड D2O। ये हमें किस चीज़ में काम आता है, ये हमें न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है। किस में, मंदक के रूप में, शीतलक के रूप में, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर से जो रेडिएशन निकलता है उसे ये धीमा करता है। न्यूट्रॉन जो निकलते हैं उन्हें सोखती है कैडमियम की छड़, और भारी जल उन्हें ठंडा रखता है। उसमें से जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें से जो न्यूट्रॉन निकलते हैं वही बिजली पैदा करते हैं। उसमें कैडमियम की छड़ डाली जाती है जो कि उन्हें अवशोषित करती है, और उन्हें ठंडा उसमें से जो ऊष्मा निकलती है उन्हें ठंडा रखने के लिए क्या रहता है, भारी जल का उपयोग किया जाता है उन्हें ठंडा रखने के लिए, जो कि हो गया ड्यूरेंटियम ऑक्साइड D2O, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमेशा ये याद रखेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ड्यूरेंटियम ऑक्साइड का। अब चलिए आगे देखते हैं। जल में घुलनशील विटामिन, ये बहुत बार पूछा है रेलवे में, समझिए कि ये हमेशा पूछता ही है। तो जल में घुलनशील विटामिन हो गया B एवं C। इसकी ट्रिक है भाई साहब, क्योंकि B और C जल में घुलनशील है, बाकी जो सारे विटामिन हैं हमारे वो वसा में घुलनशील है, ठीक है। जो हमारे बाकी विटामिन हो गए जैसे A, D, K, E से, ये सब वसा में घुलनशील है हमारे विटामिन, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि जो हमारा विटामिन है वो BC, भाई साहब, सिर्फ जल में घुलनशील है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील होते हैं, सिर्फ B और C है वही सिर्फ जल में घुलनशील है, ठीक है। देखिए विटामिन A, D, E, K ये सब क्या होते हैं, ये वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो वसा मतलब जो फैट होता है, जो चर्बी होती है हम लोग की, ये उसमें घुलनशील होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसके मुख्य घटक कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन, इसके मुख्य घटक हैं ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन। लेकिन अगर इसमें पूछा जाता है कि मेनली इसका कौन सा घटक है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। लेकिन इसमें ऐसे रहते हैं तीनों, लेकिन ज़्यादा मात्रा में क्या रहता है, ब्यूटेन रहता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारा क्या रहता है, ब्यूटेन। तो कभी भी पूछेगा कि मुख्य घटक कौन सा है, तो हो जाएगा क्या, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। और अगर घटक पूछता है तो उसमें हो जाएगा ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन। अब आते हैं फ्रेंड्स इसके आगे। जो हमारा LPG है वो बहुत ही ज्वलनशील गैस है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तुरंत उसमें मतलब आग पकड़ने का चांस रहता है। तो उसमें जब LPG हमारा रिसाव होता है कहीं पे भी, तो उससे पहचानने के लिए उसमें एक दुर्गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है, जो कि हमारी नाक तुरंत सूंघ के पता कर ले कि हाँ भाई ये लीक कर रहा है। तो उसे क्या कहते हैं, मरकप्टेन कहते हैं, ठीक है। जो कि उसमें मिलाया जाता है दुर्गंध के लिए, क्योंकि LPG बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है, वो कहीं से भी थोड़ा सा भी फायर अगर उसे मिले तो वो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके लिए उसमें मरकप्टेन मिलाया जाता है कि हमारी जो नाक है उसे सूंघ के तुरंत पता कर ले कि हाँ भाई यहाँ से LPG लीक कर रही है। इसे दुर्गंधयुक्त पदार्थ कहते हैं, ये मतलब दुर्गंध देता है।
ठीक है, इसमें सेंट नहीं रहता, दुर्गंध रहती है, जो कि पता चले कि हाँ भाई एलपीजी लीक कर रही है, इसके लिए मेनली इसे मिलाया जाता है। ठीक है, अब आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे हल्की धातु, ठीक है, तो सबसे हल्की धातु हमारी कौन सी है? सबसे हल्की धातु हमारी है, सबसे हल्की धातु हमारी है लिथियम। ठीक है, ये लिथियम कहाँ यूज होती है? मोबाइल की बैटरी में, फिर मतलब बहुत जगह बैटरी में इसका यूज़ लिया जाता है, क्योंकि ये सबसे हल्की धातु है। लिथियम, जितने भी मोबाइल है सब में लिथियम आयन बैटरी रहती है। ठीक है, तो ये हमारी सबसे हल्की धातु है, इसलिए इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। और सबसे भारी धातु हमारी क्या हो गई? ऑस्मियम। ठीक है, तो इसका उपयोग बहुत सी चीज़ों में किया जाता है, एरोप्लेन के निर्माण में, या फिर कोई भारी फैक्ट्री वैक्ट्री है उसके जो बहुत इंपॉर्टेंट वो मशीन के पार्ट्स हैं उसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑस्मियम का। तो ये दोनों हम लोग समझ गए, सबसे भारी धातु और सबसे हल्की धातु। ये भी हमेशा पूछता है कि सबसे भारी धातु कौन है, सबसे हल्की धातु कौन है। अब आइए समझते हैं। सबसे कठोर धातु हो गया प्लेटिनम। ठीक है, ये प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है, इसे उजला सोना भी बोला जाता है प्लेटिनम को। ये सोने से भी महंगी आती है और इसे उजला सोना भी कहा जाता है, और ये सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। कितने लोग प्लेटिनम की चैन पहनते हैं? ठीक है, ये सोने से भी महंगी आती है, इसलिए सबसे कठोर धातु है ये। अब चलिए आगे आते हैं। प्राकृतिक वस्तुओं में सबसे कठोर तत्व हीरा है। ठीक है, और हीरा किसका अवरूप होता है? कार्बन का। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध अवरूप है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। आपको सबसे कठोर तत्व पूछ देगा तो वो हीरा हो गया, और पूछ देगा कि कार्बन, हीरा किसका अवरूप है, तो हीरा किसका अवरूप है? कार्बन का अवरूप है। ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे कि सबसे कठोर तत्व क्या है? हीरा है, और वो किसका अवरूप है? कार्बन का। अब चलिए अब आते हैं मानव शरीर की पाचन क्रिया में। ये भी क्वेश्चन अभी बहुत धड़ल्ले से पूछा जा रहा है रेलवे के एग्जाम में, कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है कि पाचन की प्रक्रिया हमारे शरीर में कहाँ से स्टार्ट होती है? तो पाचन की प्रक्रिया हमारे शरीर में मुख द्वारा प्रारंभ होती है। ठीक है, हम लोग मुंह से ही जब उसे काटना चालू करते हैं, कोई भी चीज़ खा जाए तो पहले उसे काटना चालू कर देते हैं, तो वो वहाँ से पाचन उसका स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद मुख से खाने के बाद हमारी जो मुख से, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछेगा कि पाचन की क्रिया हमारे शरीर में कहाँ से चालू होती है। तो कितने लोग सोचेंगे कि पाचन की क्रिया पेट में चालू होती है? नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं उसे छोटा छोटा काट के हमारे दांतों द्वारा मुंह के अंदर फिर पेट में पहुंचाया जाता है। तो यही हमेशा आदमी को कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो कोई पेट मार देगा, कोई अमाशय मार देगा, कोई यकृत मार देगा, लेकिन होती कहाँ से? मुख से होती है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखेंगे, पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख से स्टार्ट होती है। इसके बाद भोजन अमाशय में जाता है। ठीक है, अमाशय से जो जठर रस निकलता है जो कि खाना पचाता है, ये याद रखेंगे कि जठर रस कहाँ से निकलता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमेशा पूछा जाता है। जठर रस कहाँ से निकलता है? जठर रस निकलता है अमाशय से। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जठर रस अमाशय से निकलता है, ये हमारे खाने को पचाता है। ठीक, अब वहाँ जब हमारा खाना पच जाता है तो फिर वहाँ से कहाँ जाता है? यकृत से निकलने वाला पित्त रस भोजन को क्षारीय बनाता है। जो हम लोग भोजन खाते हैं वो अम्लीय होता है, जिसे क्षारीय बनाता है, यानी कि पीएच स्केल पर 7.1 से ऊपर के पहुँचाता है, जो कि क्षारीय होता है। 7 पॉइंट नीचे अगर पीएच स्केल में रहेगा तो वो अम्लीय हो जाएगा, यानी कि खट्टा या फिर एसिड, जितने एसिड है वो अम्लीय होते हैं। और क्षारीय में हो गया जो नमक है या फिर जितना जो सामान है वो क्षारीय में आ गया, लेकिन जितने खट्टे चीज़ है वो किस में आएंगे? अम्लीय में आएंगे। ठीक है, तो ये फिर अम्लीय होके ही हम लोग खाते हैं अम्लीय, लेकिन पचता किसमें? क्षारीय होके। और जो पकाशय है उसमें भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, और यहीं से भोजन की पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। जो छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हमारे शरीर में, जो कि हमारे शरीर के लंबाई का 17 गुना होता है। छोटी आंत जिसे बोलते हैं, छोटा पेट, जो ऐसे ऐसे बना हुआ रहता है, ऐसे ऐसे करके गोल 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 बना हुआ रहेगा, तो वो हो गया छोटी आंत। ठीक है, तो भोजन की पचने की प्रक्रिया का हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। भोजन की पाचन प्रक्रिया हमारे मुख से ही चालू हो जाती है। उसके बाद भोजन अमाशय में जाता है, अमाशय से जठर रस निकलता है, ये याद रखना है, जठर रस ही भोजन को पचाता है। उसके बाद यकृत से निकलने वाला पित्त रस भोजन को क्षारीय बनाता है। यकृत मतलब होता है लीवर। ठीक है, उसके बाद लास्ट में भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में आता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो इसी के साथ और वीडियो लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।
और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए